नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आज 12,236 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 6,12,666 संक्रमित। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 98 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 6,003 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज 11,239 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 5,20,024 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 86,639 है। इंदौर में 1,805 मरीज, भोपाल 1,637, ग्वालियर 1,096 और जबलपुर 711 मरीज आज मिले हैं। नीलम गुरबे हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई। नीलम, लगातार मध्य प्रदेश में मरीज तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हम अगर लगभग पिछले एक सप्ताह की बात करें तो इस एक सप्ताह में लगभग जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम हुआ है और प्रदेश स्तर पर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ता से जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है लगातार एक्टिव मरीजों की घटती संख्या का, वो जारी है। एक्टिव मरीजों की संख्या का कम होना एक बहुत ही सुखद संदेश है कि मध्य प्रदेश में जो है स्थिति धीरे धीरे ही सही पर नियंत्रण में होती जा रही है। पर मौत के आंकड़ों की वही हम बात करें तो अब भी जो है रोजाना 90 से ज्यादा जो है मौत रोजाना प्रदेश में हो रही है। तो ये एक अभी चिंता का विषय है कि गंभीर मरीजों को ठीक से ठीक, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट देना, समय पर इलाज देना एक अभी भी चुनौती है, क्योंकि ये देखा गया कि जो होम आइसोलेशन में मरीज है वो गंभीर स्थिति तक पहुंच जाते हैं और ऐसे जो मरीज है उनकी ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो अभी सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि जो होम आइसोलेशन में मरीज है, यदि उन्हें थोड़ी सी भी परेशानी हो तो तुरंत उनको अस्पतालों में भर्ती कराया जाए, देरी कहीं भी इलाज में ना हो या अस्पताल पहुंचने में देरी ना हो। इसके अलावा यदि हम प्रदेश में हम देखें तो गाँवों की ओर जो है संक्रमण पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किल कोरोना अभियान की समीक्षा बैठक ले रहे हैं और आज जो बैठक हुई उसमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा जो है प्रभावी तरीके से अभियान को चलाया जाए, एक भी घर ना छूटे, लगातार सर्वे वहां पर किया जाए। यदि किसी भी व्यक्ति में थोड़े भी लक्षण दिखते हैं तो उन्हें उनकी जांच करवाई जाए, उन्हें कोरोना किट जो है वो उपलब्ध कराई जाए। जो भी व्यवस्था है संक्रमण को रोकने के लिए की जा सकती है वो प्रभावी रूप से वहां पर लागू की जाए। तो सरकार इस वक्त जो है गांवों में ज्यादा ध्यान दे रही है। वहीं यदि हम बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी देखें तो अब भी छोटे शहर जैसे कि रीवा, रतलाम, उज्जैन, सागर, यहाँ पर जो है संक्रमण के मामले ज्यादा संख्या में लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें भी कम करना, नियंत्रण करना सरकार के लिए चुनौती है। तो लगातार जिन जिन शहरों में संक्रमण बढ़ रहा है वहां पर नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही है जिला फैसला समिति की बैठकों के जरिए, और नई गाइडलाइन जो भी है वो बनाई जा रही है। जी शुक्रिया नीलम इस तमाम बातचीत के लिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में संक्रमण अधिक है वहां कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 5 मई से शुरू हो रहा है। 5 मई को उन व्यक्तियों को ही वैक्सीन लगेगी जो पहले पोर्टल पर अपना पंजीयन करा चुके हैं। प्रदेश को जैसे जैसे वैक्सीन के डोज प्राप्त होंगे वैक्सीनेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में पर्याप्त बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं निजी अस्पताल को साफ तौर पर कहा गया है कि इलाज के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक किसी भी हालत में ना ले। वहीं सोशल मीडिया पर गलत संदेश डालने वाले और भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। और जबलपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रशासन ने 15 मई तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके यहां शराब माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। शराब दुकानों और शराब तस्करों के वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। ये तस्वीरें मोड़ोताल इलाके की हैं, जहां अंग्रेजी और देसी शराब दुकानों के सामने चादर लगाकर शराब बेची जा रही है तो कोई शराब दुकान की दीवार में छोटी सी खिड़की बनाकर लोगों को शराब बेच रहा है। गंभीर बात यह है कि पुलिस को शराब माफिया की इस करतूत की भनक तक नहीं है। ऐसे में जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब बिक्री पर रोक जो है वो लगी हुई शायद नजर नहीं आ रही है। जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और उनके ऑफिस स्टाफ को लॉकडाउन में रोका न जाए। विशेषकर उन
जब उन अधिवक्ताओं को जो किसी मामले में कोई तत्काल फाइलिंग या फिर वर्चुअल सुनवाई करनी हो। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करे। दरअसल मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता सुनील गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में साफ कहा गया था कि प्रशासन ने लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू के आदेश को बिना सोचे समझे जारी किया है। अधिवक्ता समुदाय के हितों को दरकिनार करने का जिक्र याचिका में था। और कोरोना काल में निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन सहित वेंटिलेटर्स की किल्लत को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई है। जबलपुर के अधिवक्ता यश सोनी ने आयोग को एक शिकायत पत्र लिखा है और उसमें कहा गया है कि निजी अस्पताल अपनी मर्जी से किसी भी मरीज का ऑक्सीजन या वेंटिलेटर निकालकर दूसरे मरीज को लगा देते हैं। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट की कमी में अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत होना न सिर्फ मानवाधिकारों के खिलाफ है बल्कि सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी उल्लंघन है। मुरैना के सबलगढ़ अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर शरद चंद्र शर्मा और मुरैना एसडीएम आरएस बांकना मोबाइल फोन पर बातचीत करते भिड़ गए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम ट्रोल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने डॉक्टर को कॉल किया तो डॉक्टर ने एसडीएम का नाम पूछ लिया। इस पर एसडीएम इतनी तेज भड़के कि उन्होंने डॉक्टर को यह तक कह डाला कि आपको तमीज नहीं है, मैं एसडीएम बोल रहा हूं। इस पर डॉक्टर ने कहा कि मैं भी डॉक्टर ही बोल रहा हूं, कृपया आप अपना नाम बताएं। इसे लेकर एसडीएम ने कलेक्टर से मामले की शिकायत करने की धमकी दे डाली। और भोपाल के हमीदिया अस्पताल के मेडिकल वार्ड 3 में एक वेंटिलेटर अचानक बंद हो गया। इससे कोविड मरीज को दूसरे वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। यह मरीज सोमवार को सीहोर के नसरुल्लागंज से हमीदिया रेफर किया गया था। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि 58 वर्षीय कोविड मरीज की हालत गंभीर थी, इसलिए मेडिकल वार्ड 3 में वेंटिलेटर 45 मिनट बाद मरीज को बेचैनी की शिकायत हुई। डॉक्टर और ड्यूटी नर्स मरीज की मेडिकल जांच कर रहे थे, तभी वेंटिलेटर बंद हो गया। आनन फानन में दूसरे वार्डों में खाली रखे वेंटिलेटर्स ढूंढे गए। मरीज को खराब वेंटिलेटर से ठीक वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही मरीज की मौत हो गई। मैंने जो जानकारी ली है, प्रबंधन का कहना है कि वेंटिलेटर खराब होने से किसी की मृत्यु हुई है, ऐसी बात सामने नहीं आई है। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी के बाद नगर निगम खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहा है। लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से लगने वाले इस प्लांट में हर घंटे 45,000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, यानी 1 घंटे में 1,000 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। यदि यह प्लांट 24 घंटे तक चला तो 24,000 सिलेंडर अकेले इसी प्लांट से सप्लाई हो सकेंगे। जवाहर चौक के बस डिपो में खाली पड़ी जमीन पर यह प्लांट लगेगा, जो 2 महीने में बन जाएगा। दरअसल शहर में इस समय अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई का मैनेजमेंट नगर निगम ही संभाल रहा है। निगम के इंजीनियर ही ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर उसके अस्पतालों में सप्लाई का काम देख रहे हैं। इंदौर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अब सरकार निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 45% सब्सिडी देगी। इंदौर क्राइसिस मैनेजमेंट और बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में मांग थी कि जो निजी अस्पताल अपने परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाता है उसे 50% तक की सब्सिडी दी जाए। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति मिलने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने घोषणा की है कि निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राहत दी जाएगी। ने उन सभी अस्पताल के मालिकों से अनुरोध किया कि अपने अपने ऑक्सीजन के सेपरेट प्लांट अपने अस्पताल में स्थापित करें कि हमको मध्य प्रदेश सरकार से सब्सिडी मिले। जो भी ऑक्सीजन का प्लांट लगाएगा उसको 50% की छूट दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय है। इधर गुना समेत आसपास के जिलों में बढ़ते कोरोना मरीजों के साथ ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है और इसी बीच दिग्विजय सिंह की मांग पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 टन ऑक्सीजन टैंकर छत्तीसगढ़ से आज गुना भेजे हैं, जिससे 3 जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई हो सकेगी। ऐसे में
कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को ऑक्सीजन की चिंता सता रही थी। स्थिति को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी थी। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के सहयोग से 16 टन का टैंकर छत्तीसगढ़ से आज यहाँ गुना पहुँचा है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से फ़ोन पर चर्चा की थी और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी ने तुरंत उनके निवेदन को सुना। रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड और सप्लाई के अंतर में बिगड़े सिस्टम को न ग्वालियर जिला प्रशासन कंट्रोल कर पा रहा है और न ही स्वास्थ्य विभाग। खुद ऊर्जा मंत्री से लेकर कलेक्टर सहित कई अफसरों ने कमान संभालने का दावा किया, लेकिन परेशान मरीज की पीड़ा को कोई दूर नहीं कर सका। एक नहीं 5 बार रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरण की व्यवस्था प्रशासन ने बनाई और हर व्यवस्था फेल हो गई। वहीं निजी अस्पतालों को सीधी सप्लाई जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें आए दिन मरीज निजी अस्पताल संचालकों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। वहां से जवाब मिलता है कि प्रशासन हमें कोटा नहीं देता तो क्या करें। और इधर राजधानी भोपाल में पिछले 23 दिनों से कोरोना कर्फ्यू जारी है। बाजार बंद है, लोगों को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ना तो संक्रमण की चेन टूट रही है और ना ही मौतों का सिलसिला थमने का नाम ले रहा है। हर रोज 1600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। भोपाल जिला प्रशासन ने 26 मार्च की रात से भोपाल में नाइट कर्फ्यू लागू किया था। पाँच दिन वर्किंग डेज हैं, तो चूँकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट का सारे ऑफिसेज हैं, 10% के हिसाब से लोग जाते हैं उस दिन और कई लोग जो हैं उस अगर उनकी अटेंडेंस नहीं भी है तो कोई बहानेबाजी से भी निकलते रहते हैं। तो उस वजह से जो है जो वर्किंग डेज उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है। लगभग 53 लोकेशंस है जहाँ पर चेकिंग लगातार बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कार्रवाई नहीं की जा रही, कार्रवाई बिल्कुल सतत रूप से की जा रही, मजबूती के साथ की जा रही है। छिंदवाड़ा में संक्रमण के चलते लगातार हालात खराब है। ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति गंभीर है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव ड्यूटी से वापस लौटे एसएएफ जवानों के संक्रमित होने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल 190 एसएएफ जवान छिंदवाड़ा लौटे, जिनमें से अधिकांश कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 67 जवानों का आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया है। इन जवानों का इलाज प्रशासनिक भवन में शुरू किया गया है। फिलहाल सभी जवानों को क्वारंटीन किया गया है। हम लोग आज एसएफ बटालियन आए हुए हैं, लगभग पिछले 2 दिनों से आ रहे हैं। यहाँ पे जो बंगाल ड्यूटी से आए हुए जो जवान थे उन लोग पॉजिटिव आए, उनको होम आइसोलेशन कर रहे हैं। आज लगभग 30 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनको होम आइसोलेशन कर रहे हैं। उसके पहले भी हम लोगों ने लगभग 30 लोग को होम आइसोलेट कर चुके हैं। भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल के 5वें माले से कूदकर एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। डॉक्टर देवेंद्र मालवीय 29 अप्रैल को कोविड इलाज के लिए चिरायू अस्पताल में भर्ती हुए थे। बताया जाता है कि मृतक डॉक्टर की पत्नी रीना भी कोविड पेशेंट है, जो होम आइसोलेशन में इलाज ले रही है। खुदकुशी करने से पहले डॉक्टर ने पत्नी से वीडियो कॉल पर बातचीत भी की। पत्नी को ठीक बताया कि वो ठीक हो रहे हैं। इसके बाद भी डॉक्टर ने खुदकुशी क्यों की? दूसरी ओर छोला मंदिर थाना क्षेत्र में डॉक्टर सत्येंद्र चौहान घर के अंदर मृत मिले हैं। टीआई अनिल मौर्य के मुताबिक डॉक्टर चौहान की नींद की दवा ओवरडोज लेने से मौत होना बताया जा रहा है। डॉक्टर के कमरे से नींद के इंजेक्शन और दवाइयां मिली हैं। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड मरीजों का इलाज कर रहे थे। और जो काम दशकों से कई सरकारें नहीं कर पाई, उसे लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू ने करके दिखाया है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा प्रदूषण मुक्त हो गई है। मां नर्मदा का पानी अब साफ और स्वच्छ हो गया है। पुण्य सलीला नर्मदा अब ए कैटेगरी की नदियों में शामिल हो गई है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जांच में जो नतीजे मिले हैं वो पिछले 20 साल में सबसे बेहतर हैं। ये देख लीजिए ठीक से, स्वच्छ और निर्मल ये जल नर्मदा नदी का है। नर्मदा नदी के पानी की इस निर्मलता की वजह पिछले 1 महीने से जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में चल रहा जनता कर्फ्यू है। नदी में मिलने वाले नालों का फ्लो कम होने से प्रदूषण कम हुआ है। पानी को साफ रखने वाले बैक्टीरिया की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है, जिससे मां नर्मदा का आंचल मैला नहीं हो पाया। हर सीजन में रेवा तटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहता है।
ये पहला अवसर है जब लगातार इतने दिनों तक नर्मदा तटों से लोग दूर हैं, जिससे मां नर्मदा का सौंदर्य निखर गया है। और जल में प्रदूषण होगा तो गंदा होगा तो वो स्वच्छ नहीं दिखती रही नर्मदा जी। और इस समय बिल्कुल जल स्वच्छ साफ, बिल्कुल जलधारा ऐसी बह रही है कि लगता है कि बस निहारते जाओ नर्मदा जी के सामने बैठ के, और बहुत अच्छा लगता है। लॉकडाउन है वजह साफ लॉकडाउन, लोग रहते नहीं हैं, आते नहीं है इधर, और नहाते हैं तो साबुन लगा के नहाते हैं, शैम्पू लगा के नहाते हैं, कपड़े धोते हैं कि ऐसा ही रहे हमेशा। अच्छा पानी साफ हो गया बिल्कुल एकदम। तो लॉकडाउन लगाने से लोगों का नर्मदा जी में आना बंद हो गया है, तो जो नर्मदा जी में लोग गंदगी फैलाते थे, नहाना धोना और कपड़े धोना, बहुत प्रकार की गंदगी ला करके विसर्जन करना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसके कारण नर्मदा जी आज आपको इतना स्वच्छ दिख रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 माह के लॉकडाउन में ही BOT आधी हो गई है, वहीं कुल धूलित पदार्थ में भी कमी आई है। दोनों ही नतीजों से साफ है कि कमर्शियल सीवेज नहाने धोने से नदी में भारी प्रदूषण हो रहा था। नदियों में ऑर्गेनिक वेस्ट सीवेज मिलने से BOT का स्तर बढ़ता है। मंडला से जबलपुर के बीच 13 पॉइंट पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच की। मार्च 2021 तक इसका स्तर प्रति मिलीग्राम 1.8 या 1.9 प्रति मिलीग्राम तक रहा। ये अप्रैल 2019 की जांच में 0.9 से 2 प्रति मिलीग्राम तक आ गया। पानी में धुले ठोस पदार्थ, इसमें खनिज, धातु, अनाज या अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। नर्मदा जल में इसकी मात्रा 300 से 350 मिलीग्राम प्रति लीटर मिलती थी। जनता कर्फ्यू में अप्रैल 2021 में ये 200 से 250 मिलीग्राम प्रति लीटर मिली है। ये जितना कम होता है, पानी उतना ही शुद्ध माना जाता है। नर्मदा जी में जो वाटर की क्वालिटी है वो एक कैटेगरी में आ रही है, और इसमें चूँकि लोगों का नहाने से, कपड़े धोने से और दूसरी एक्टिविटीज़ टोटली बंद है, न पूजा की सामग्री जा रही है मां नर्मदा में, तो नवा नर्मदा और स्वच्छ हो गई है। नर्मदा का जल मिनरल वाटर से कम नहीं है, इसलिए नर्मदा के मौजूद स्वरूप को देखते हुए नर्मदा जल को A श्रेणी में रखा गया है। लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के दौरान मां नर्मदा का जो सौंदर्य निखरा है, उसे ऐसा पहले किसी ने नहीं देखा था। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। और कोरोना काल में विदिशा का सिमरनहार गांव मिसाल पेश कर रहा है। 400 से अधिक घर वाले इस गांव में बीते 1.5 साल से किसी को कोरोना नहीं हुआ। गांव के लोग न किसी को गांव से बाहर जाने देते हैं और न ही किसी को गांव के अंदर आने देते हैं। यहां तक कि बीच गांव में से निकलने वाले रोड को बंद कर इन ग्रामीणों ने अपने खेतों में एक बाईपास खुद ही बना दिया है। इससे वाहन गांव से बाहर निकल जाते हैं। जिला प्रशासन भी इस गांव की सजगता की तारीफ कर रहा है। सरपंच साहब के माध्यम से ग्राम कोटवार के द्वारा गांव वालों को सबको बता के रखा था कि बीमारी कैसी है, कैसे अंदर आएगी, आप लोगों को क्या क्या करना है इससे बचने के लिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गांव वालों ने फॉलो करी हैं और उसकी वजह से कोरोना अभी तक इस गांव में नहीं आ पाया। सिमरनहार ने ऐसा किया है, बल्कि सभी गाँव में और सभी ग्राम पंचायतों में भी ये जागरूकता अभियान चल रहा है। तो खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में सिमरनहार और आसपास के गांव भी हैं, हमारा बाजार बड़ा गांव भी है। गांव में जो लोग रह रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। दमोह विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। वहीं प्रत्याशी राहुल लोधी ने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पर हार का ठीकरा फोड़ा है। हालांकि मलैया ने बाद में सफाई दी और कहा कि राहुल लोधी अपने प्रभाव वाले क्षेत्र से भी हारे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में घमासान के हालात हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, उमा भारती और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इशारों में इसका जिम्मेदार मलैया परिवार को बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने तो ये तक कहा कि पार्टी के भीतर के जयचंदों की वजह से बीजेपी दमोह में हारी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा है कि ये जयचंद कौन है। नेताओं को ये साफ करना चाहिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जैसे जैसे लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ रही है, कई तरह की समस्याएं भी उजागर हो रही है। बड़वानी में सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं। हालात ये है कि मंडियां बंद होने और परिवहन के साधन नहीं होने से
खेतों को खाली उन्होंने करना शुरू कर दिया है। लाखों की लागत से उगाई सब्जियां पशु खा रहे हैं। रगुन के किसान कैलाश ने अपने खेत में 6 एकड़ में भिंडी लगाई थी, लेकिन भाव कम होने से लागत नहीं मिल पाई। परेशान किसान ने अपने खेत में तकरीबन 500 भेड़ छोड़ दी। ऐसे हालात में किसान सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। 6 एकड़ में भिंडी फसल लगी हुई है और 2-3 तुड़ाई हो चुकी है इसका बिल भी नहीं आया मेरे पास अभी तक। मतलब पैसे ही नहीं आए तो भाव ही नहीं है लॉकडाउन की वजह से। जितना किसान का लागत लगी है वो तो कम से कम किसानों को दे दी जाए। कोरोना तो किसानों को बाद में मारेगा, लेकिन जब ये किसान ऐसे ही मर जाएगा, कितना नुकसान सहन करेगा किसान। खेतों में आ नहीं रहे फसल तोड़ने के लिए, और व्यापारियों के पास जाने के बाद में वो 25 रुपये किलो की चीज़ 50 रुपये किलो को आम पब्लिक को मिल रही है। खेतों में कुछ नहीं, आप भी देख रहे हैं, अभी ये गार्डर चल रही है, 400-500 गार्डर जो है चल रही है और फसल को ख़त्म कर रहा है। प्रदेश सरकार भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई के लाख दावे करे, मगर हकीकत यह है कि ऊपर तक पहुंच और रसूख के आगे सब कुछ बेअसर नजर आता है। ताज़ा मामला मुरैना का है, जहां नगर पालिका और जिला प्रशासन ने कुछ महीने पहले भूमाफियाओं के खिलाफ जोर शोर से कार्रवाई की। 12 कॉलोनीनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर FIR दर्ज करने की भी बात कही, लेकिन आरोप है कि कॉलोनीनाइजर बीजेपी के बड़े स्थानीय नेताओं से मिले हैं और उसके बाद पूरी की पूरी कार्रवाई को नगर निगम ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।